नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, बढ़िया, अच्छे, खुश रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियो। एक बार फिर हमारा स्वागत, आपका स्वागत है हमारे बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जो है इस चैनल के अंदर, इस वीडियो के अंदर क्या क्या बताएंगे आपको, वो हैं ये कि शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि तथा आंशिक कोटि। आंशिक कोटि की क्या करेंगे, हम आपको अभिक्रियाएं बताएंगे। आंशिक कोटि की क्या करेंगे, हम आपको अभिक्रियाएं बताएंगे। तो आंशिक कोटि की अभिक्रिया में आंशिक कोटि की अभिक्रियाओं में हम क्या करेंगे, आपको समीकरण दिखाएंगे। तो वो समीकरण देखिए हमारे क्या क्या हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया के समीकरण ये रहे, और पीछे हमने आपके पिछले वाले वीडियो में बताया था, तो उसमें ये बताया था कि कोटि जो होती है वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग को निर्धारित करने वाले कारक होते हैं। और अभिक्रिया वेग को निर्धारित कौन करते हैं? अभिक्रिया वेग को निर्धारित करते हैं हमारे अभिकारक के सांद्रता पद। तो सांद्रता पद की कोई घातांक होती है, यानी कि उसका कोई मोल सीधे एक बार में, यानी क्रिया करने का मतलब जो कोई क्रिया कर रहे हैं तो वो जब क्रिया करेंगे तो हो सकता है कि सीधे आधे मोल वियोजित हो रहे हैं, हो सकता है एक भी मोल वियोजित नहीं हो रहा हो सकते हैं एक एक मोल वियोजित हो रहा हो सकते हैं अभिक्रिया में दो दो मोल भाग ले रहे हो। तो जितने अभिकारक अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक अणुओं की संख्या जो वेग को निर्धारित करते हैं। अभी एक और इसमें टर्म आएगा, अभिकारक अणुओं की बात कर देंगे हम, तो वो नहीं है अभिकारक अणु जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं, उनकी सांद्रता की जो घातांक होती है उसे हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि में यहाँ जो रिएक्शन लिखी है वो H2 + Cl2, ये जो अभिक्रिया है वो हमारी शून्य कोटि की है। क्योंकि हम किसी भी पात्र में, हमने क्या ले लिया, ये पात्र ले लिया, इस पात्र में हम H2 और प्लस Cl2 बहुत सारी मिला दें और इसको अंधेरे में रखें। कहाँ रखेंगे इसको? अंधेरे में, प्रकाश मिलने न दें हम इसको। जब इसको हम प्रकाश नहीं मिलने देंगे, अंधेरे में रखेंगे, तो ये दोनों जो हैं वो क्रिया करके HCl नहीं बनाएंगे। HCl नहीं बनाएंगे। नहीं बनाने का मतलब है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो इन पर निर्भर नहीं करता। हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सारी क्रियाएं वो होती हैं कि हम अभिकारकों को, यानी हम पदार्थों को ला करके इकट्ठा तो कर देते हैं, लेकिन जब हम पदार्थों को ला के इकट्ठा कर देंगे तो आपस में वो क्रिया नहीं करते हैं। एक दैनिक जीवन की एग्जाम्पल की क्रिया उठा ले रहे हैं कि आप, ये हमारे पास गीला सूखा कपड़ा है और सूखा ही हमने साबुन ले लिया, इन दोनों को पास पास रख दिया, क्योंकि साबुन का काम होता है कपड़े की सफाई करना, और हमारे पास ये कैसा है, सूखा कपड़ा और सूखा ही क्या है, साबुन है। अब इन दोनों को रख दें तो चाहे आप एक दिन रखे रहने दें, 2 दिन रखे दें, 3 दिन रखे रहने दें, या इनके ऊपर इस तरीके से रगड़ते रहें, तो क्या होगा? क्या कपड़ा आपका साफ होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है कि साबुन जो है वो कपड़े के साथ क्रिया नहीं कर रहा है। चाहे कपड़े को हम 1 किलो साबुन में डुबो दें, चाहे कपड़े को हम 2 किलो साबुन में डुबो दें, चाहे 1 किलो में हम 4 कपड़े डाल दें, तो ये क्रिया जो होगी वो उस समय की घटना, यानी इस प्रकार की घटना जो है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर है हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति पर डिपेंड कर रहे हैं, और आपका क्या बनेगा, इस तरीके से ये रिएक्शन आ जाएगी। तो हालांकि ये रिएक्शन यानी यहाँ नहीं आएगी, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं हम, इस वाली रिएक्शन को। तो हमारे पास क्या होगी, दूसरी रिएक्शन क्या है, नाइट्रोजन ले लें और 3 मोल हम हाइड्रोजन के ले लें। कितने ले लें? 3 मोल हमने हाइड्रोजन के ले लिए, और आपस में अगर क्रिया कराएं तो ये क्रिया नहीं होगी। जब क्रिया नहीं होगी तो इस क्रिया को कराने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेटिनम का उत्प्रेरक डालते हैं, निकिल का उत्प्रेरक डालते हैं। प्लेटिनम ले लें, निकिल ले लें, ये हम क्या करेंगे, इसके उत्प्रेरक डालेंगे। जब उत्प्रेरक डालेंगे तो अभिक्रिया क्या होगी, शुरू हो जाएगी। इसमें Fe उत्प्रेरक मिला दें, Fe जैसी उत्प्रेरक डालेंगे, अभिक्रिया क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, तो बनना प्रारंभ होगी, क्यों, अभिक्रिया का जो स्टॉप है, यानी अभिक्रिया जो स्टॉप है वो किसकी उपस्थिति में, अनुपस्थिति में Fe की, और अभिक्रिया जब चालू होगी तो अभिक्रिया Fe के द्वारा चालू होगी, इनके द्वारा चालू नहीं होगी। यानी हमारा कहने का मतलब है, अगर हम चाहें कि यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सांद्रता कम है तो और बढ़ा दें, तो सांद्रता और कितनी भी बढ़ा दें हम, लेकिन हमारी अभिक्रिया क्या है, चालू नहीं होगी। जब नहीं होगी चालू
तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया। ऐसे ये PCl5 का वियोजन जो है वो इसी प्रकार का है। PCl5 का जो वियोजन है वो भी इसी प्रकार का है। अमोनिया का वियोजन जो है वो मोलिब्डेनम की उपस्थिति में अगर नहीं लगाएंगे तब तक ये अभिक्रिया आगे की ओर नहीं चलेगी। तो ये जो शून्य कोटि की अभिक्रियाएँ हैं सारी की सारी, अर्थात वे रासायनिक अभिक्रियाँ जिसमें अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया ये रही, अर्थात इसमें क्या है, हमने कहीं कहीं अभिकारक का जो पद है वो 1 ले रखा है, यानी अभिक्रिया का जो वेग है वो हम शो भी करेंगे तो कैसे करेंगे, dx/dt = k H2O2 के सांद्रता की घातांक 1। यहाँ पर हम कैसे करेंगे, हम करेंगे dx/dt = k H2 के सांद्रता की घातांक 0 और Cl2 के सांद्रता की घातांक 0। दोनों की घातांक क्या है, 0 है। जब दोनों की घातांक 0 रहेगी तो इनका मान क्या रहेगा, 1 रहेगा, और जब इनका मान 1 रहेगा तो dx/dt = क्या होगा, k × 1, अर्थात k क्या है, स्थिरांक हो जाएगा, अर्थात अभिक्रिया के वेग जो है वो एक सीधा रहेगा। सांद्रता चाहे कितनी बढ़ाएं उस पर हमारा कोई भी मान डिपेंड नहीं करेगा। आगे आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ देखिए, यहाँ जो मोल है ना, ये 2 मोल भाग ले रहे हैं इसके। तो अगर जैसे हमने ऊपर को शो किया है तो यहाँ ऐसे शो नहीं कर सकते कि dx/dt = k Cl2O7 इनके सांद्रता की पावर 2, ये गलत हो जाएगा। सांद्रता की पावर 2 नहीं देगी। ये जो 2 मोल तो ले लिए हैं, 2 मोल हमने रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिए, लेकिन जब क्रिया करेंगे इसके तो इसका 1-1 मोल क्रिया करेगा। 1 मोल क्रिया करेगा, दूसरा न्यूट्रल रहेगा। जब वो क्रिया करके वियोजित हो जाएगा तब दूसरा मोल क्रिया करेगा और रिएक्शन को बैलेंस करेगा। ऐसे बहुत सारे मोल क्रिया करते हैं, एक साथ 2 मोल भाग नहीं लेंगे। ऐसे ये रहे, ऐसे ये रहे। यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस रिएक्शन में 2 सांद्रताएं दी हैं, तो 2 सांद्रताएं देने का मतलब है कि अभिक्रिया का वेग जो है वो इसकी सांद्रता के घातांक 0 है, केवल इसकी सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है। C2H4 की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है, इसके घातांक के 1 के समानुपाती है। ठीक है, तो ये जो है वो नाभिक की अभिक्रियाएँ हैं, रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएँ हैं। तो सभी रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएँ भी हमारी कौन सी कोटि की कहलाती हैं, प्रथम कोटि की कहलाती हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी है, जो जैसे हमारे यहाँ पर 2 मोल N2O5 के लिए हैं, तो एक साथ 2 मोल N2O5 के वियोजित नहीं होते हैं। पहले कौन सा मोल वियोजित होता है, पहले 1 मोल वियोजित होता है, उसके बाद दूसरा मोल वियोजित होता है। पहले 1 मोल वियोजित होता है, उसके बाद दूसरा मोल वियोजित होता है। तो अलग अलग क्रिया होती है, जैसे ये दिया है, पहले 1 मोल वियोजित हो रहा है, फिर हमारा दूसरा मोल जा करके वियोजित होगा। तो हमारी ये वियोजन की क्रिया जो है वो इस प्रकार दिखाई जाती है। तो ये क्या हो गई, हमारी प्रथम कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रियाएँ हो गई, जिनके अंदर क्या होता है। अब इसके बाद आता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। और भिन्नात्मक कोटि की। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है, नंबर 1 द्वितीय कोटि। और द्वितीय कोटि में जैसे अभी आपने प्रथम कोटि लिया वैसे द्वितीय कोटि होगी। तो द्वितीय कोटि में जो होगा वो 2-2 अभिकारक भाग लेते हैं। तो H2 + I2 एरो क्या हो गया, 2HI, अर्थात अब इसको लिखेंगे तो dx/dt = k H2 × क्या होगा, × I2। तो एक तो घातांक किसके हो गई और एक घातांक किसके हो गई, दोनों की घातांक हो गई। तो कोटि बराबर हमारे पास क्या थी, कल हमने बताया था पिछली वाले वीडियो में, कोटि बराबर n होती है और n बराबर कितना होगा, 1 + 1 = 2 हो गया। इस रिएक्शन को रिवर्स रिएक्शन भी लिख सकते हैं, कैसे, 2HI एरो H2 + I2। इसका वियोजन भी आपका द्वितीय कोटि का है, क्योंकि dx/ क्या होगा, dt = k HI के शक्ति द्रव्यमान की पावर 2। इसका मतलब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ऐसे क्या होगा हमारे पास, ऐसे हमारे पास है 2NO2। अब 2NO2 टूटेगा किस में, NO में प्लस O2 में। ठीक है, तो यहाँ इसका क्या लिखेंगे, dx/dt = k NO2 के शक्ति द्रव्यमान की पावर 2, अर्थात n बराबर कितनी हो गई, 2। ये अभिक्रिया कैसी है, हमारी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तीसरा और ले रहे हैं हमारे पास क्या है, ये दूसरी रिएक्शन हो गई। तीसरी रिएक्शन हमारी क्या है, हमने लिया NO + O3 एरो, हमारे पास क्या होगा, NO2 बनेगा प्लस O2 प्राप्त होगा। तो इसका क्या होगा, इसका होगा dx/dt = k NO और O3,
अब O3 के सक्रिय मान की पावर 1 है, इसके सक्रिय मान की पावर 1 है, तो n बराबर कितना हो गया 1 + 1 अर्थात कितना हो गया 2। तो अभिक्रिया कौन सी कोटि की हो गई, द्वितीय कोटि की हो गई। अब आपके दिमाग, एक बात और बता दें, अभी आगे फिर बताएंगे, इसके बाद जो आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा या दिमाग में कभी कन्फ्यूजन रहेगी, अगली जो है वो भिन्नात्मक कोटि की है। आंशिक या भिन्नात्मक कोटि। तो आंशिक और भिन्नात्मक कोटि में क्या है, भिन्नात्मक, आंशिक और भिन्नात्मक में क्या है, जैसे हमने लिया H2 + Br2, एरो क्या बनेगा हमारा HBr। दिखने में ये जो रिएक्शन है वो शून्य कोटि प्रथम कोटि के समान चल रही है। अगर हम क्या कर रहे हैं H2 + Cl2 कर दें तब तुम्हारी शून्य कोटि की हो गई, H2 + I2 कर दें तो हमारी कौन सी हो गई, द्वितीय कोटि की हो गई। और हम H2 और Br2 कर रहे हैं तो हमारी कौन सी हो गई, भिन्नात्मक कोटि की होगी। तो अब इसकी रिएक्शन कैसे दिखाएंगे, इसकी रिएक्शन दिखाएंगे dx/dt = K। अब जो H2 की पावर है वो तो 1 आएगी और जो Br2 की पावर है वो 1/2 आएगी, 1/2। अब समझने का मतलब क्या है कि इसमें जो H2 का है वो तो अभिक्रिया करते समय 1 पूरा मोल वियोजित हो जाता है, लेकिन Br2 का जो होता है वो आधा मोल वियोजित होता है। कितना, आधा मोल। इसी प्रकार हमारे पास क्या है COCl2, एरो क्या होगा CO + Cl2। अब COCl2 की जो पूरा इसका 1 मोल भाग नहीं लेता है, इसका पूरा जो है वो 1.5 मोल भाग लेता है। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए dx/dt = K COCl2, इसके पावर कितनी होगी 1/2। अब कहेंगे आप दिमाग में जो प्रश्न आ रहे हैं वो अभी मैं आपके सॉल्व कर दे रहा हूँ, वो समाज आपके दिमाग में क्या प्रश्न उड़ रही होंगी, उमड़ रही होंगी। वो प्रश्न ये उमड़ रहे होंगे कि सर आप जो है, यानी हमने तो ये लिख दी कि 1/2 है, आधी है, 1 है, 2 है, चलो 0 में पता नहीं लग रहा है, 1 में पता लग जाएगा, कहीं कहीं 1 में पता लगता भी है, नहीं भी लगता है, 2 में कहीं कहीं पता लगता भी है, कहीं कहीं नहीं लगता है। इसमें भिन्नात्मक में कैसे पता लगेगा। तो भिन्नात्मक में पता करने के लिए, भिन्नात्मक में पता करने के लिए क्या है, ये सारा जो टर्म है, ये पॉइंट जो है सारा, वो सारा का सारा हमारा है प्रायोगिक सिद्धांत पर। किस पे, प्रायोगिक सिद्धांत पर। अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तब हमें पता लगेगा कि कितने मोल इसके वियोजित हो रहे हैं और कितने मोल इसके बन रहे हैं, कितने मोल इसके वियोजित हो रहे हैं और कितने मोल इसके बन रहे हैं। ये हमें तब पता लगेगा, ऐसे पता नहीं लगता कि ऐसे हमारा लिख दिया। ये तो चीज़ें फिर हमें मुझे रटनी ही पड़ेंगी। अगर नहीं रटेंगे तो हम उसका एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके एक बताया था कि यदि आप कपड़े को, यदि आप क्या करें, कपड़ा ले लें गंदा और गंदे कपड़े पर सूखा कपड़ा हो, सूखे कपड़े पर साबुन छिड़क दें, साबुन की बट्टी रगड़ें और रगड़ने के बाद उसको हिला दें, क्या हमारा सूखा कपड़ा जो गंदा कपड़ा है वो साफ हो जाएगा? बिना पानी के साफ हो जाएगा? बिना पानी के साफ नहीं होगा। जब बिना पानी के साफ नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि कपड़ा साबुन से क्रिया नहीं कर रहा, साबुन कपड़े से क्रिया नहीं कर रहा। अब आप कहेंगे हो सकता है कि साबुन जो है कम पड़ गया हो कपड़े के लिए, तो आप पूरा साबुन के लिए क्या ले लें, सर्फ का पूरा पाउडर का डिब्बा ले लें, ड्रम ले लें और उस ड्रम में इस कपड़े को डुबो के रख दें और डुबोने के बाद फिर आप निकाल के लाएं इसमें, तो क्या ये साफ होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो अभिकारक हैं उन अभिकारकों के बीच क्रिया का माध्यम ही नहीं है, क्रिया हो ही नहीं रही है। जब क्रिया हो ही नहीं रही है तो अभिक्रिया नहीं होगी। तो अभिकारक की सांद्रता आप चाहे कितनी बढ़ा दें, चाहे कितनी कम कर दें, साबुन कपड़े को साफ नहीं कर सकता। अब हमारे पास साबुन पतला सा रह गया और हमने क्या किया, पतले से साबुन को पानी में कपड़ा भिगो करके, साबुन को पानी में भिगो करके और कपड़े के ऊपर लगा दिया, तो खो गया ना साफ। तो इसके माध्यम की जरूरत क्या है? इसके लिए माध्यम की जरूरत है साबुन के लिए पानी। तो क्रियाएं किस पर डिपेंड कर रही हैं? क्रियाएं साबुन पर डिपेंड नहीं कर रही हैं, क्रियाएं जो है वो पानी पर डिपेंड कर रही हैं। तो ऐसी ही क्रियाएं हैं, जब हम प्रयोग करेंगे तब हम क्रिया के बारे में पता लगा पाएंगे कि क्रिया शून्य कोटि की होगी, प्रथम कोटि की होगी, द्वितीय कोटि की होगी या तृतीय कोटि की होगी। जब क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। अर्थात इसका मतलब है कि यह जो क्रिया है वो एक प्रायोगिक सिद्धांत है, प्रयोग द्वारा पता लगता है। यह क्रिया जो है वो एक प्रायोगिक सिद्धांत है, प्रयोग द्वारा पता लगता है। इसके अंदर एक और अभिक्रिया आती है, आभासी एक अणुक अभिक्रिया। आभासी
एक अणुक अभिक्रिया, आभासी प्रथम कोट अभिक्रिया, सॉरी आभासी प्रथम कोट अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, इसको या करके छद्म कोटि भी कहते हैं, छद्म कोटि अभिक्रिया। अब छद्म कोटि क्या होती है? आभासी एक, देखने में तो अभिक्रिया जो होगी वो द्वितीय कोटि की लगेगी, लेकिन वो एक्चुअलिटी में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया नहीं होती है। देखने में क्या लगेगी? देखने में द्वितीय कोटि की लगेगी, लेकिन वास्तविकता में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया नहीं होगी। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या है? इच्छ शर्करा। इच्छ शर्करा जानते हैं? इच्छ शर्करा का मतलब होता है ईख, इच्छ शर्करा, और इच्छ का मतलब होता है ईख, ईख का मतलब होता है गन्ना, गन्ने से बनती है चीनी, तो चीनी की बात कर रहा है। तो चीनी का सूत्र होता है C12H22O11 प्लस इसमें हम क्या मिला रहे हैं? H2O मिला रहे हैं। जब इसका H2O मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? C6H12O6 बनेगा प्लस C6H12 और O6 बनेगा। ये हमारा हो गया एक मान लें ग्लूकोज और एक है फ्रक्टोज। एक हमारा ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज है, इसका नाम है सुक्रोज। चीनी को केमिस्ट्री भाषा में क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं। और ये क्या है? हमारा जल, जल का नाम होता है एक्वा। क्या कहते हैं इसको? एक्वा कहते हैं। जल को केमिस्ट्री में एक्वा कहते हैं, ध्यान रखना आप। तो यहाँ कुछ क्रिया जो होती है वो कुछ अम्लीय माध्यम होती है, एसिडिक मीडियम आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसका वेग लिखेंगे तो इस अभिक्रिया के लिए dx/dt क्या होगा? dx/dt इक्वल टू K C12H22O11 की घातांक 1 होगी। और यहाँ दूसरा क्या है? दूसरा हमारा H2O है और H2O की घातांक भी 1 होगी। तो कुल मिला के n का जो मान है वो 1 + 1 बराबर 2 आना चाहिए। अब 2 आना चाहिए तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होनी चाहिए? कोटि बराबर 2। कोटि बराबर कितनी होनी चाहिए? अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होनी चाहिए, लेकिन यह सवाल कैसा है? गलत है। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का जो ये वेग है वो अभिक्रिया का वेग इसकी सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता, इसकी सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। अभिक्रिया का जो वेग है वो dx/dt इक्वल टू K C, जो सुक्रोज की सांद्रता है, केवल उस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। जब इस पर डिपेंड नहीं कर रहा तो इसकी घातांक क्या हो जाएगी? 0। जब इसकी घातांक 0 हो जाएगी तब हमारा अभिक्रिया का वेग जो बनेगा वो ये बनेगा, और अभिक्रिया का जब वेग ये बनेगा तो कोटि क्या होगी? कोटि बराबर हो जाएगी 1। कोटि बराबर कितनी होगी? 1। तो जरूरी नहीं है कि हमने अभिकारक के कण जो हैं, अभिकारक जो हमने ले लिए वो A, B, C बहुत सारे अभिकारक ले लिए, लेकिन अभिकारक में जो अभिक्रिया का वेग है वो किसी एक अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा हो, किसी की सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रहा हो, तो आगे बताएंगे। अभी इसके बारे में पहले इसको देख लें। अब ये होता क्या है? ये क्यों नहीं हो रहा है? ये वियोजित होगा ना, ये वियोजित होगा तो हमें क्या देगा? H+OH देगा। और जल का जो अणु है वो बहुत कम वियोजित होता है। अब जब बहुत कम वियोजित होता है तो हमारी इसकी सांद्रता में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आता है। बहुत बड़ा परिवर्तन है, अभी आ रहे, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। तो जब बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आता है, सांद्रता ज्यों की त्यों बनी रहती है, तो उसकी सांद्रता को हम स्थिर मान लेते हैं। तो क्या मान लेते हैं हम मान लेते हैं H2O की सांद्रता जो है वो बराबर 0 बराबर 1, अर्थात स्थिरांक हो गया। और स्थिरांक हो गया तो हमारे पास क्या बनेगा? dx/dt इक्वल टू K C12H22 और O11 बनेगा। और इसकी सांद्रता के घातांक 1 पर समानुपाती। तो अभिक्रिया चीनी के कणों पर डिपेंड कर रही है, चीनी की सांद्रता पर डिपेंड कर रही है, न कि पानी की सांद्रता पर डिपेंड कर रही है। इसी के लिए इसी का एग्जाम्पल एक और है। तो ऐसी अभिक्रियाएँ कैसी कहलाती हैं? आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया, आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया, आभासी एक अणुक अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अणु 2 भाग ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसका सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं आभासी एक अणुक अभिक्रिया। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी दे रहे हैं आपको, क्योंकि ये बोर्ड में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है? एस्टर का जल अपघटन। क्या है? एस्टर का जल अपघटन। अब एस्टर का जल अपघटन क्या है कि
COO C2H5। यहाँ भी हम क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे इसका, और मीडियम क्या लेंगे, यहाँ पर भी हम H+ मीडियम लेंगे, तो बनेगा क्या, बनेगा हमारे पास एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस बनेगा एथिल अल्कोहल। अब एथिल अल्कोहल बनेगा तो यहाँ सेम टू सेम उसी प्रकार यहाँ डिपेंड हो रहा है। एक्चुअलिटी में क्या होगा, वास्तविकता में जो हो रहा है वो अभी नहीं दिखा रहे हैं, वास्तविकता में जो हो रहा है वो नहीं दिखा रहे हैं, हम क्या दिखा रहे हैं, रिएक्शन क्या कर रही है। रिएक्शन मेरे को ये दर्शा रही है C2H5 का सकेंद्र द्रव्यमान की पावर 1 और H2O के सकेंद्र द्रव्यमान की पावर 1। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, 1 और 1 कितनी होगी, 2, तो कोटि बराबर कितनी होगी, कोटि बराबर होगी 2। लेकिन हमारे पास क्या होता है, जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो प्रैक्टिकल में हमारे इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आता है, नो चेंज, इसकी सांद्रता परिवर्तित नहीं है। जब इसकी सांद्रता परिवर्तित नहीं हो रही है तो हमारा पास ये गलत हो गया। तो बस तो क्या लिखेंगे हम, H2O की सांद्रता जो होगी वो बराबर 0 होगी, और 0 बराबर क्या, 1 है, 1 बराबर क्या, स्थिरांक मान लिया। जब स्थिरांक हो गया तो क्या बना, dx/dt बराबर के CH3COO C2H5, और C2H5 की सांद्रता पर क्या कर रही है, ये घातांक 1 है, अर्थात अभिक्रिया की कोटि जो होगी वो कितनी होगी, 1। ऐसी अभिक्रियाएँ क्या कहलाती हैं, आभासी एक अणुक अभिक्रिया कहलाती है, आभासी प्रथम कोट अभिक्रिया कहलाती है, और छद्म कोटि की अभिक्रियाएँ कहलाती हैं झूठी, सुडो मतलब झूठी, उसमें कोटि कुछ और दिखाई दे रहा है, निकलती कुछ और है। तो ऐसी अभिक्रियाओं की कोटि को ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास केवल प्रायोगिक तथ्य है, हम केवल प्रयोग द्वारा इसको सिद्ध कर सकते हैं। अगले क्या करेंगे, आणविकता के बारे में बताएंगे, वो तब तक के लिए हम आपको लेते हैं विदा, चलते हैं, आपको अगले वीडियो में बनाएंगे तब, उसके लिए जब तक इस वीडियो को बंद नहीं करेंगे तब तक अगला वीडियो बनेगा कैसे। जय हिंद, जय भारत।